नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में दफन एक ऐसे किरदार की कहानी में उतरेंगे जिसने पूरे साम्राज्य का तख्ता पलट कर दिया। एक ऐसा सेनापति जिसकी एक तलवार ने एक महान वंश का अंत किया और एक नए वंश की नींव रखी। जरा सोचिए, महान सम्राट अशोक का वो साम्राज्य जिसने लगभग पूरे भारत को एक धागे में पिरो दिया था, अब एक टूटी हुई माला की तरह था जिसके मोती एक एक करके बिखर रहे थे। सत्ता का केंद्र कमजोर पड़ रहा था और एक खालीपन सा पैदा हो रहा था। और यहीं से हमारी कहानी एक बड़े सवाल से शुरू होती है। आखिर वो कौन था जिसने उस कमजोर पड़ते धागे को हमेशा के लिए काट दिया? चलिए इसी सवाल का जवाब आज ढूंढते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां वो नाटकीय घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो दिन जिसने मौर्य वंश के करीब 150 साल के शासन पर हमेशा के लिए पर्दा डाल दिया। तो माहौल कुछ ऐसा था। साल था 150 ईसा पूर्व। एक तरफ मौर्य साम्राज्य अंदर से कमजोर शासकों की वजह से खोखला हो रहा था और दूसरी तरफ बाहर से यवन आक्रमणकारियों का खतरा लगातार मंडरा रहा था। मतलब मगध का ये विशाल साम्राज्य एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा था। और फिर वो दिन आया। राजधानी पाटलिपुत्र में सम्राट बृहद्रथ अपनी ही सेना का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उनका सेनापति पुष्यमित्र शुंग आगे बढ़ा और सबके सामने सम्राट की हत्या कर दी। एक ही पल में मौर्य वंश का अंत हो गया और सत्ता की बागडोर सीधे पुष्यमित्र के हाथों में आ गई। अब देखते हैं पुष्यमित्र की कहानी का एक पक्ष, एक ऐसा शासक जिसने पुरानी परंपराओं और व्यवस्था को फिर से जिंदा करने का बीड़ा उठाया था। सत्ता संभालते ही पुष्यमित्र ने एक बड़ा सांस्कृतिक कदम उठाया। उन्होंने उन वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों को दोबारा बढ़ावा देना शुरू किया जो मौर्य काल में, खासकर अशोक के समय में, पीछे छूट गए थे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये बात किसी बाद के इतिहासकार ने नहीं लिखी, ये लिखा है महान विद्वान पतंजलि ने, जो पुष्यमित्र के ही समय में थे। ये एक सीधा सबूत है कि उनके राज में वैदिक यज्ञ फिर से होने लगे थे। और सबूत सिर्फ पतंजलि तक ही सीमित नहीं है। महान कवि कालिदास के नाटक मालविकाग्नि मित्रम में भी उस दौर की घटनाओं का जिक्र मिलता है। पर शायद सबसे ठोस सबूत है अयोध्या का शिलालेख, जो साफ साफ बताता है कि पुष्यमित्र ने 2-2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है एक नाटकीय मोड़, एक ऐसी तस्वीर जो पुष्यमित्र को एक नायक से बिल्कुल अलग, एक क्रूर शासक के रूप में पेश करती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि पुष्यमित्र की क्रूरता की ये जो कहानी है वो मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथों से आती है, जैसे तिब्बती इतिहासकार तारानाथ की किताब दिव्यावधान। ये ग्रंथ उन्हें बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े दुश्मन के तौर पर दिखाते हैं। इन्हीं ग्रंथों में लिखा है कि पुष्यमित्र ने हर एक बौद्ध भिक्षु के सिर के बदले 100 सोने के दिनार का इनाम रखा था। ये एक ऐसा आरोप है जो उनकी छवि को एक ही झटके में पूरी तरह बदल देता है। आरोप बहुत गंभीर थे। कहा गया कि उन्होंने मठों में आग लगा दी, अशोक के बनवाए विहारों को तोड़ने की कोशिश की और बौद्धों पर बहुत अत्याचार किए। इन कहानियों ने पुष्यमित्र की एक खलनायक वाली छवि बना दी। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, एक नायक की और दूसरी खलनायक की। तो सच क्या है? चलिए अब जरा सबूतों की पड़ताल करते हैं, खासकर उन सबूतों की जो हमें पत्थरों से मिले हैं। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, एक तरफ बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि पुष्यमित्र मठों को तबाह कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पुरातत्व यानी जमीन से मिले सबूत कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। उन्हीं के शासनकाल में मध्य प्रदेश में भरहुत और सांची जैसे महान बौद्ध स्तूपों का न सिर्फ निर्माण हुआ, बल्कि उन्हें और भी बड़ा और भव्य बनाया गया। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? और आज के दौर के कई इतिहासकार भी इस विरोधाभास को मानते हैं। जैसा कि मशहूर इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने लिखा है कि उत्पीड़न के आरोपों के लिए कोई ठोस प्रामाणिक सबूत मिलना मुश्किल है, खासकर तब जब हम देखते हैं कि बौद्ध कला उन्हीं के समय में फल फूल रही थी। तो इन सभी सबूतों और कहानियों को एक साथ रखकर हम पुष्यमित्र के शासन को आखिर कैसे समझें? अब हम उनकी विरासत के सार को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, शुंग वंश को सिर्फ मौर्यों का अंत करने वाले वंश के रूप में देखना शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। असल में उन्होंने भारत के 2 महान साम्राज्यों
मौर्य और गुप्त के बीच एक पुल, एक सेतु का काम किया, जिसने संस्कृति और प्रशासन को टूटने नहीं दिया। उनके 36 साल के लंबे शासन में काफी कुछ हुआ। उन्होंने न सिर्फ यवनों के हमलों से देश को बचाया, बल्कि मौर्यों के बनाए प्रशासनिक ढांचे को भी बनाए रखा। कला और साहित्य को भी उनके समय में खूब बढ़ावा मिला। एक तरह से उन्होंने साम्राज्य में शांति और व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। तो आखिर में सवाल वही है, पुष्यमित्र शुंग कौन थे? वैदिक परंपरा के रक्षक या बौद्धों पर जुल्म करने वाले तानाशाह? शायद वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं, बल्कि एक जटिल ऐतिहासिक हस्ती थे जिन्होंने अपने समय की जरूरतों के हिसाब से फैसले लिए। उनकी कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि इतिहास को कभी भी सिर्फ काले और सफेद में नहीं देखा जा सकता।